हेलो स्टूडेंट्स, आज का प्रत्यय की जो सीरीज़ है उसमें जो वीडियो है उसमें हम आज प्रत्यय पढ़ेंगे सत्र और सानच। तो ये सत्र और सानच प्रत्यय थोड़े से क्या कहना चाहिए, थोड़े से स्पेसिफिक हैं और प्रत्यय की अपेक्षा। जैसे कि सत प्रत्यय का प्रयोग परस्मयी धातु में करते हैं और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेयी धातु में। तो परस्मयी धातु और आत्मनेयी धातु कौन सी होती है? आपने जब धातु रूप याद किए होंगे तो उसमें परस्मयी धातुएं और आत्मनेयी धातुएं लिखी हुई हैं। इनका प्रयोग ट्रांसलेशन के समय में, वाच्य के समय में इसका स्पेशली प्रयोग किया जाता है कि कहाँ पर परस्मयी धातु का है, कहाँ पर आत्मनेयी जो पद धातु है उनका प्रयोग भाववाच्य में, कर्तवाच्य में करते, कर्मवाच्य में करते हैं और परस्मयी का कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं, कर्तवाच्य में सॉरी। और आपको इसमें जो धातुएं उनके कैटेगराइजेशन होते हैं कि कुछ धातुएं से परस्मयी पद में आती हैं, कुछ आत्मनेयी में आती हैं और कुछ धातुएं उभयपदी होती हैं, मतलब वो आत्मनेयी पद और परस्मयी पद दोनों में कंसीडर होती हैं। तो ये वाला जो विषय है इसके लिए जो अलग से वीडियो बनाए आप उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रत्यय के संबंध में ये चीज़ इसलिए बताई गई है आत्मनेयी पद और परस्मयी पद, क्योंकि जो सत्र प्रत्यय है वो आपका परस्मयी पद की धातुओं के साथ ही अटैच हो रहा है और सानच प्रत्यय है जो वो आत्मनेयी पद की धातुओं के साथ अटैच हो रहा है, इसीलिए इन दोनों का कैटेगराइजेशन किया है। दोनों को अगर देखा जाए तो लास्ट में सत्र के साथ में प्रत्यय जोड़ने पर अन शेष बचता है और सानच में आन शेष, मतलब सा पे बड़े आ की मात्रा इसलिए आ पे बड़े आ की मात्रा, सा पे आ कोई मात्रा नहीं इसलिए आ पे भी कोई मात्रा नहीं है। बाकी स्त्रीलिंग के लिए अंति और नपुंसकलिंग के लिए अत का प्रयोग होता है। सानच वाले में आना स्त्री के लिए और आना नपुंसकलिंग के लिए। कहाँ प्रयोग करते हैं? रहा है, रही वाले प्रेजेंट कंटिन्यूएशन टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके थोड़े से उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में कुछ 2-3 नियम हैं जो संधि के हिसाब से भी हैं, और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर पश्य धातु और दृश्य धातु दोनों के लिए अगर सत प्रत्यय जोड़ते हैं तो पश्यन बना। पश्यन कैसे बना? ये जो या है इसमें आ जुड़ गया और ये देखिए हलंत नहीं लगा था, इसमें आ जुड़ गया तो ये या पूरा हो गया और ना का प्रयोग हो गया। पठ में शत जुड़ा तो पठन बन गया। स्था धातु का जब आप धातु रूप याद करेंगे तो उसमें तिष्ठति तिष्ठति चंद्रति, लेकिन भविष्य काल के लिए स्था का रूप भी प्रयोग होता है, तो इसीलिए यहाँ पर जब सत्र का प्रयोग करेंगे तो तिष्ठन शब्द बन रहा है। स्था और तिष्ठन एक ही धातु हैं, बट धातु रूप जब हम याद करते हैं तो भविष्य काल में आपने देखा होगा किसी किसी धातु का जो शब्द है वो बदल जाता है। दृश्य धातु में का बदल जाता है पश्य धातु से, तो देखो पश्यति पश्यता पश्य नहीं चलता, लेकिन जब हम भविष्य काल की बात करेंगे तो दृश्यति दृश्यता दृश्यंती आ जाता है वहाँ पर। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना है हमको कि कौन सी धातु में उन्हीं के रूपों का यहाँ परिवर्तन हुआ। जैसे रक्ष का है तो रक्षण हो गया, बद का है तो यहाँ पर वदन हो गया, क्र का सत में कुर्बन होता है, ये उभय पद धातु है। क्र मतलब करना, तो ये उभय पद में क्र में यहाँ पर सत धातु के साथ में बना कुर्बन और सानच के साथ में बनता है कुर्बान। इसका जो नियम है मैं वो बताती हूँ अभी। तो किस तरीके से बना है वो आपको मैंने यहाँ पे बताया। गम का गच्छन बना है, गवद का वदन बना है। गम धातु जो है वो यहाँ पर गच्छ क्यों आई है? क्योंकि गम का जब धातु रूप चलता है तो वहाँ पे गच्छति गच्छता गच्छन्ति चलता है, इसीलिए यहाँ पे गच्छन बना है, ठीक है, गमन नहीं बना है। अब जब हम सानच का प्रयोग कर रहे हैं तो सी धातु, ये जो हैं ये वाली जो धातुएं हैं वो हैं आपकी आत्मनेपद पद की धातुएं। तो सी में यहाँ पर क्या जोड़ना है आपको? प्रत्यय के पूर्व में धातु में माँ लगाया जाना है, पहली चीज़ तो ये है। तो यहाँ पर शी के साथ शयन आ गया, क्र के साथ कुर्बान। ये जो क्र वाला है ये आपको याद कर लेना है कि क्र का श्रत के साथ कुर्बान बन रहा है और क्र का सानच के साथ कुर्बान बन रहा है। मुद का सानच के साथ में मोदमान बनेगा, वृद्ध का वृद्धमान बनेगा, श्री का श्रेयमान बनेगा। क्या इस परिवर्तन से जो शयान ये वाला जो परिवर्तन हुआ, ई का या में जो परिवर्तन हुआ वो ई को एणची संधि से हुआ है। ऊ को ओ परिवर्तन हो गया है, जो मुआ का ऊ है उसको ओ का परिवर्तन हो गया है। दा में आ जुड़ गया है तो ये कंप्लीट दा बन गया है और माँ ऐड करना है, माँ ऐड हो गया और आन, ठीक। वृद्ध में भी ब्र का रा ऋषि का जो है उसका आर में परिवर्तन हुआ है गुण संधि के नियम के हिसाब से। इसी तरह श्रेय का ई में परिवर्तन, श्री के जो है ई में हटा के या बन गया ई को ऋषि संधि के हिसाब से। तो इस तरीके से ये इसके उदाहरण है। कुछ और हैं, सेव का सेवमान, कंप का कंपमान, वंद का वंदमान, कथ का कथयन या कथमान, ये उभयपदी है तो कथयन श्रत से और कथयमान शानत से बनता है। तो ये थोड़ा सा इसमें समझने का है पद के हिसाब से कि कौन सी धातु में कौन सा प्रत्यय ऐड कर रहे हैं और किस जो स्पेशल है जैसे क्र धातु उसका आप याद कर लीजिए। 2-3 नियम है, कुछ तो संधि के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है,
पर जो नियम है उसमें पूर्व धातु में माँ लगाया गया है, किसके साथ में लगाया गया, सानच में लगाना है आपको। तो आपको ये इसका प्रैक्टिस करनी है अच्छे से कि किस में कौन सा प्रत्यय लगने पर क्या शेष बच रहा है और कौन सी धातु। इसलिए मैंने इसको अलग से बना के दोनों को एक साथ बनाया हुआ है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो कि सत और सानच में। इसमें देखिए एक ही धातु है, यदि उभयपदी धातु है सॉरी, और उसमें अगर सत्र जोड़ रहे हैं तो उसका उदाहरण ये है और सानच जोड़ रहे हैं तो उसका उदाहरण ये है। और जो अलग अलग है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, अलग का अलग तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है घय प्रत्यय। इस वाले वीडियो में थोड़े से ट्रिकी वाले ही प्रत्यय मैंने लिए हैं एक साथ, तो इस वाले वीडियो को आप 2-3 बार देख के समझ के और फिर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसलिए इजी वाले मैंने पूरे कर दिए थे, लास्ट में इसको लिया है। तो घय का मतलब क्या शेष बचता है, आ शेष बचता है। धातु का अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो शब्द में परिवर्तन हो, धातु का जो अंतिम शब्द है, ये हमेशा ध्यान रखना कब अंतिम की बात हो रही है, कब अंतिम से पहले की बात हो रही है। तो अंतिम शब्द है उसमें यदि ई और ई है तो ए में परिवर्तन होगा, ऊ और ऊ है तो औ में, ऋ ऋषि का है तो आर में परिवर्तन होगा, ठीक है। और यदि उपधा, उपधा मतलब क्या होता है, धातु के अंतिम शब्द से पहले वाला शब्द, जैसे धातु पट धातु है तो इसमें ठा अंतिम शब्द है, इसके पहले वाला जो पा शब्द है वो उपधा कहलाएगा। तो उपधा में क्या करना है, अगर आ है तो बड़ा आ हो गया, जैसे पा में छोटा आ है ये बड़ा आ हो गया, ई में ए हो जाएगा, ऊ में ओ हो जाएगा, ऋ में अर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम वर्ण में यदि का परिवर्तन चा में और जा का परिवर्तन गा में हो जाता है। अब इसके उदाहरण से देखते हैं। जैसे हस धातु है, हा और सा, ठीक है। तो अंतिम अक्षर में का होगा, ई ऊ और ऋ आएगा, तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं लग रही है, सा अकेला है क्योंकि यहाँ पर। तो अब दूसरा क्या है, यहाँ पर उपधा देखेंगे तो उपधा में हा है, आ रहा है, हा में छोटा आ है तो इसको बड़ा आ बना दिया जाएगा इसके हिसाब से। तो बड़ा आ बना दिया तो हा और शा आ गया, तो हास हो गया। पच धातु में चा में कोई भी ये वाली कंडीशन नहीं लग रही है तो इसको छोड़ दिया जाएगा। इसके पहले उपधा जो शब्द है उसमें आ है छोटा तो बड़ा आ बना दिया जाएगा, तो पाक बन गया, ठीक है। चा का परिवर्तन का में हो गया इस नियम के हिसाब से जो हमने यहाँ लिखा था। अब पाठ का भी, पट का धातु का भी पाठ ऐसी बना। अब भू धातु है तो इसमें ऊ आ गया, ये ऊ इसकी वजह से, लेकिन ये अंतिम धातु के शब्द के लिए बताया है इन्होंने, ठीक है। ऊ का क्या हो जाएगा, औ होगा, और औ का फिर जब संधि विच्छेद करेंगे, वो संधि का लगाएंगे तो अब औ का आव हो जाएगा। तो इस तरीके से भाव बना। वद का बाद बना, रुज का रा पे ऋ ऋषि का, ऋ ऋषि का आर बनता है, फिर उसके बाद जा के लिए गा का आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर रोग शब्द बनता है, ठीक है। अपवाद में अप वद और घय, तो अप जो उपसर्ग उसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है। वद धातु में वा बढ़ जाएगा बड़ा तो बा बन गया, और दा का जो आ है वो आ जाएगा तो पूरा बन गया। आ शेष का मतलब है यहाँ पर जो हलंत वाला व्यंजन है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आ एक स्वर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है अनुवाद, तो अनुवाद कैसे बना, अनुवाद, दा जहाँ पर कंप्लीट हो रहा है लास्ट के शब्द को कंप्लीट करने के लिए, कुल मिला के मान के चलिए जो व्यंजन का आखिरी शब्द है उसको कंप्लीट करने के लिए घय प्रत्यय है। क्र में घय लगाया कार बना, इस ऋषि के में आर हो गया और इसका प्रयोग हो जाता है, ठीक है, अंतिम शब्द के हिसाब से। इस तरीके से इसके ये उदाहरण हैं। थोड़ा सा आपको इसमें से ये एक उदाहरण स्पेशल है। सृज का सर्ग बना, कैसे बना, जा को गा का आदेश हुआ, गा हो गया। श्रा में ऋ ऋषि का जुड़ा हुआ है तो ऋ ऋषि का बना, ऋ ऋषि को अर हो गया क्योंकि ये अंतिम वर्ण से पहले उपधा में जुड़ा हुआ है तो अर हो गया। फिर इसको यहाँ पर करके सर्ग कंप्लीट हो गया। अब ऐसे भुज है तो भुज का भोग कैसे बना, जा को गा का आदेश हो गया, भा में ऊ की मात्रा थी, उस ऊ को उपधा के नियम के हिसाब से ओ का हो गया तो भोग हो गया। तो इस तरीके के ये उदाहरण हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा करिएगा। घय मतलब आशेष रहने का मतलब है कि लास्ट का जो शब्द बनने के बाद में कोई भी हलंत वाला व्यंजन नहीं रहेगा, कंप्लीट व्यंजन मिलेंगे आपको, और वो आ जो स्वर है उसको ऐड होने से कंप्लीट बन जाते हैं। वो यही यहाँ पे बताने के 3 नियम हैं। अंतिम वर्ण के लिए है, उपधा के लिए है और चा और गा के लिए है। बाकी कहीं कहीं पर जो और चीज़ें चल रही हैं, अब जैसे आपने ये परिवर्तन कर लिया अंतिम वर्ण वाला, इसके बाद यदि कोई संधि का नियम लग रहा है तो वहाँ पे संधि का नियम भी हमको लगाना होता है साथ में। तो इसके जितने भी उदाहरण हैं आप उतनी कोशिश करिएगा उसको करने की, तो वो ईजीली हो जाएंगे आपको, लेकिन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जैसे मैथमेटिक्स में करनी होती, बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। नियम याद करने के बावजूद भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट है अणुगुण प्रत्यय, ये भी घय प्रत्यय से मिलता जुलता ही है। इसमें धातु में अक जुड़ता है, उसमें आ जुड़ रहा था, इसमें अक जुड़ रहा है, दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए दिमाग में ध्यान रखना है इस चीज़ को। कर्ता को बताने के लिए वाला प्रत्यय किया जाता है, ठीक है, विशेषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पाठक,
लेखक, पाचक, ये सब जो चीज़ें हैं विशेषता बताई जाती हैं किसी व्यक्ति की, उसके लिए इसका प्रयोग आता है। अक यदि अंत में जुड़ा हुआ है तो ऋण प्रत्यय होता है, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। जैसे कि पाठक, अक आ रहा है यहाँ पर, मतलब आपको ऋण प्रत्यय लिखना है वहाँ पर। कैसे बन रहा है, 2-3 नियम है, वही सिंपल। आखिरी जो धातु है उसके उसमें छोटी की मात्रा लगानी है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। उपधा मतलब धातु के, अंतिम धातु के शब्द का पहला वाला जो शब्द है उसमें बड़े आ की मात्रा लगानी है। पाठक, ठीक है, ये उपधा वाला नियम याद रखना है, अगर आप जो हमने इसके जस्ट पहले वाला पढ़ा था, ठीक है। अंतिम वर्ण के पहले वाला अक्षर जो स्वर होता है उसे उपधा बोलते हैं। पच धातु में क्या हो गया, पा बड़ा बन जाएगा, चा जैसा का तैसा रहेगा, इस आ से कंप्लीट हो गया, और का। पाचक, लिख में ला पे छोटी की मात्रा लगी हुई होगी, एक ई का ए में परिवर्तन हो गया, लेखिक। नी और नायक, ई का आय में परिवर्तन हो गया। दृश्य का दर्शक, ऋ का आर में परिवर्तन हो गया, आर में परिवर्तन हो गया। कीड़ का क्रीड़क, ई में कोई परिवर्तन नहीं, ऊ में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह उपधा है, ठीक है, तो इसलिए उपधा में नियम नहीं लग रहा है वाला। दा का लुबड़ में हुआ तो दायक बन गया, मुच का हुआ तो मोचक बन गया, आ को अया, ऊ को ओ का आदेश हो जाता है। ये जो नियम है वो लिखे हुए हैं आपके, इसके पहले वाले में जो था वो भी उसमें हमने बताए हैं आपको। ऊ और पड़ा हुआ छोटे ऊ में औ हो जाता है, औ को फिर आय हो जाता है। तो ये जो है ये लास्ट शब्द में होना है, उपधा में नहीं होना है। तो जो जो नियम जहाँ जहाँ पर हैं उसको उस हिसाब से आपको देखना है। और जो इसका प्रयोग है वो किसके लिए हम कर रहे हैं, आपका जो कर्ता को बनाने के लिए। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों के लिए। पठ धातु में बड़ा पा किस लिए बना, आ का परिवर्तन कर देना है उपधा में। उपधा मतलब इसके पहले बार, तो पाठक बन गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। पाचक भी बन गया। अब ला में छोटी की मात्रा थी, वो एक ही मात्रा कैसे बनी, ई का ए में परिवर्तन करके बनी, ठीक है। इसके बाद नी है और ऋण धातु है, तो नी का नायक कैसे बना, ई का आय में परिवर्तन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये अंतिम शब्द है, ये उपधा नहीं है। उपधा में आ जोड़ना है पर अंतिम शब्द में नहीं। अंतिम शब्द में वही नियम है जो घय के साथ में लग रहे थे, ठीक है। तो नी का यहाँ पे आय हो गया। दृश्य का ऋण के साथ में बनेगा तो ऋषि का हमने किया और आपको इसमें दर्शक बनाया, ठीक है। ऋषि का करके शा में आ जुड़ गया और का आ गया, और ऋषि का अर में परिवर्तन हो गया, तो रा की जो रेफ थी वो ऊपर चढ़ गई। क्रीड़ में क्रीड़क भी ऐसे ही बना। तो इस तरीके के ये उदाहरण है। अपवाद है कुछ, जन का जनक, हन का घातक, क्र का कारक, ये कुछ अपवाद है जिसमें कि हमको ये समझने के लिए अगर आपको ऐसा लगे कि ये कैसे बने, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से है। जन अक, क्र का कारक ऋषि के साथ में है, हन का घातक, ये उसी हिसाब से। अब धातु का इसके हिसाब से समझने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए इनको अपवाद के रूप में लिखा हुआ है। बाकी और कोई, हनमंतप किसी को नुकसान करने वाला, तो घातक लिखा हुआ है। जन मतलब कि जो किसी को पैदा कर सके, तो इसलिए जनक लिखा हुआ है। क्रय मतलब करने वाला, इसीलिए कारक लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरे प्रत्यय हमने आपको छोटे छोटे उसमें बताए हैं करके कि आप इनको किस तरीके से समझ सकते हैं। जितने भी प्रत्यय आपके सिलेबस थे, मैंने 2-3 वीडियो जितने भी बनाए उसमें मैंने पूरे कवर कर दिए हैं, और जितना आपको समझा सकते थे हम इजी भाषा में, और उसको मैंने कोशिश किया है समझाने के लिए। आप लोग इसमें समझने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कहाँ पे जो शब्दों में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें कोई नियम समझ में नहीं आ रहा है, उनको आप अलग लिखते जाइए। फिर उसको जो नियम बताए गए उसमें लगाने को फिर भी नहीं लगे तो उनको स्टार करके उनको आइडेंटिफाई करके रखिए। 2-4 शब्द ऐसे निकलेंगे जो नहीं समझ में आ रहे तो उनको थोड़ा लर्न करके रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस बाकी इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस आपके सिलेबस के लेवल पर इतना समझना काफ़ी होगा, इसके अलावा ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच। प्रत्यय का हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे वैदिकी सुभाषित साहित्यम के जो इम्पोर्टेंट संस्कृत में क्वेश्चन आंसर हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप उनको देख के उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।